Hello students, good morning all of you and again I am welcoming you to the channel the BITN। और हम लोग यहाँ पे आपके रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी रिसर्च करने के बाद, क्योंकि ट्रैक्शन का जो है सिलेबस वो इस तरह का 5th सेमेस्टर का सिलेबस बनाया गया है जो कि एक ही बुक में, जो एच प्रताप जनरली बुक फॉलो करते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो उसको इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे पेपर, रिसर्च पेपर्स को पढ़ना पड़ा है इंटरनेट का यूज़ करके, और भी बहुत सारी चीज़ों को, तब जा कर के ये सिलेबस का हर एक टॉपिक कवर होता है। तो एग्जैक्ट टू द पॉइंट मैं सिलेबस में बनाऊंगा और इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली ऐसे टॉपिक्स बनाएंगे कि पूरा का पूरा ट्रैक्शन कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक है चैप्टर 3 का, ट्रैक्शन मोटर्स एंड देयर कंट्रोल। यहाँ ट्रैक्शन मोटर के बारे में पढ़ना है और देयर कंट्रोल यानी कि स्पीड कंट्रोल के बारे में पढ़ रहा है ना, कंट्रोल यानी कि स्पीड कंट्रोल के बारे में। ये मोटर आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर है। अब इन्हीं का फीचर क्या क्या होना चाहिए, मतलब ये ट्रैक्शन मोटर किस तरह का होना चाहिए, इसमें क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या खराबियाँ नहीं होनी चाहिए, वो लिखा हुआ है यहाँ पे डिजायरेबल फीचर में, है ना। पहला कि रोबस्ट होना चाहिए, मतलब मजबूत होना चाहिए, पहला ये, ठीक है। दूसरा हाई स्टार्टिंग टॉर्क होना चाहिए, मतलब जब ट्रेन स्टार्ट हो, जब लोकोमोटिव स्टार्ट हो, मतलब 0 स्पीड से, मतलब स्टेशन से जब खुले वो, तब उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो मोटर होगा वो ज़्यादा लगाना चाहिए उस केस में, है ना। थर्ड क्या है डिजायरेबल फीचर कि स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होना चाहिए कि ये जब लो स्पीड में चले मोटर या फिर रेलवे या फिर लोकोमोटिव या ट्रेन, तब ज़्यादा टॉर्क लगाना चाहिए मोटर को, और जब ज़्यादा स्पीड में चले ट्रेन या लोकोमोटिव, तब लो टॉर्क लगाइए। इस तरह का इसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्या है, कैपेबल ऑफ ओवरलोडिंग होना चाहिए। फिफ्थ क्या है, सिंपल। कैपेबल ऑफ ओवरलोडिंग समझ ही रहे हो, मतलब कि चाहे तो हम लोग कोचेज़ और भी ज़्यादा, मान लो एक लोकोमोटिव तैयार किया गया जो कि 10 कोच के लिए है, अब हमें चाहिए कोच यानी कि बोगी, अब 10 कोच के लिए है। मान लीजिए कि हमें चाहिए इन फ्यूचर की जिस रूट में ट्रेन चल रही थी वो लोकोमोटिव, उस रूट में अचानक से पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो हमें अगर उसमें कोचेज ऐड करना हो तो वो ओवरलोडिंग के लिए भी कैपेबल हो सके। या फिर जो ट्रेन चल रही है उसमें कभी कोई एग्ज़ाम आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे अचानक से, या कुछ ऐसा घटना हो गया, या फिर ऐसे भी इंडिया में ओवरलोडिंग में ही चलती हैं सारी ट्रेन, तो ओवरलोडिंग के लिए कैपेबल तो पहली बात होना चाहिए। दूसरा, पाँचवा नंबर क्या है, पाँचवा नंबर है सिंपल स्पीड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, है ना। स्पीड कंट्रोल जो, मतलब मोटर का स्पीड को कंट्रोल करेंगे, यानी लोकोमोटिव यानी ट्रेन का जो स्पीड को कंट्रोल करेंगे वो सिंपल होना चाहिए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग अलाउ होना चाहिए, मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब होता है कि ब्रेक जब लगाएंगे रेलवे को, लोकोमोटिव को, ट्रेन को, तो बेसिकली मोटर में ब्रेक लगाएंगे, तो मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग का सुविधा होना चाहिए, मतलब कि जो ब्रेक लगाने से के टाइम पे एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसको हम लोग वापस से यूज़ कर लें, इसलिए इसका नाम है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। लो इनिशियल कॉस्ट होना चाहिए, है ना, इनिशियली कॉस्ट बहुत कम लगना चाहिए इसमें। हाई इफिशियंसी होनी चाहिए, लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ होनी चाहिए, मतलब बहुत लंबा दिन तक ये चले, ड्यूरेशन इसका ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये आपको क्या है, आप एक एक करके मोटर के बारे में पढ़ते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर के बारे में पहले पढ़ते हैं कि एज ए ट्रैक्शन मोटर कैसे यूज़ होता है, ये क्यों, इस क्या ये जो फीचर्स हम लोग पढ़े हैं अभी, डिज़ायरेबल फीचर्स, उसमें ये फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे देख रहे हो कि डीसी मोटर, यहाँ पे डायग्राम, सर्किट डायग्राम बना हुआ है ना, ये सर्किट डायग्राम है डीसी मोटर का। अब डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम है ये, तो यहाँ पे सप्लाई दिख रहा है, डीसी सप्लाई, है ना, ये डीसी सप्लाई है वी, और यहाँ पे आईए जा रहा है इसमें फील्ड रेजिस्टेंस से होते हुए आर्मेचर तक, और ये आर्मेचर के अलोंग है जो ईबी डेवलप हो रहा है जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं। और जो आर्मेचर है फाइनली घूम रहा है रोटर इसका, और रोटर घूमने के बाद जो सैफ्ट लगा हुआ है, इससे हम लोग मैकेनिकल पावर ले रहे हैं। यही मोटर जो है, जो व्हील को घुमाने के लिए, व्हील जो चक्का है, ट्रेन का चक्का को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, और इसमें टॉर्क कितना लग रहा है, तो टी लग रहा है, टाउ लग रहा है, ठीक है। अब देखना स्टार्ट करते हैं इसमें इक्वेशंस क्या क्या है। तो पहला इक्वेशन जो इसका बन रहा है वो v इक्वल टू, ये डेफिनेट ऑब्वियसली केवीएल के थ्रू लिखेंगे, केवीएल के थ्रू हम लोग क्या लिखेंगे, v इक्वल टू आई ए, है ना, आई ए, सॉरी पहले ई भी लिख सकते हो, ई भी बाद में भी लिख सकते हो। वी इक्वल टू, ये जो सप्लाई यहाँ दी है ये कहाँ कहाँ ड्रॉप हुआ, एक तो ये फील्ड रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, और यहाँ पे आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस हम लोग एज्यूम करते हैं आर ए, उसमें ड्रॉप होगा, ये दो ड्रॉप होगा जा करके, है ना। तो पहला क्या है, ई बी प्लस आई ए इंटू आर एफ प्लस आर ए,
आर एफ इन प्लस आर ए, ये दो जगह पे यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा, करेक्ट है। तो ये ड्रॉप दो जगह पर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन फाइनली ये हो गया। अब ना अगर हम लोग पावर डेवलप, ये अगर इक्वेशन लग गया, सप्लाई भी दे दिए, तो पावर डेवलप्ड के बारे में हम लोग पूछे बोलेंगे कि क्या हुआ पावर डेवलप पी इक्वल टू होता है ई बी बैक ई एम एफ इन टू आई ए, जो करंट आर्मेचर करंट है, मतलब जो आर्मेचर के अलॉन्ग ईएमएफ जनरेट हो रहा है जिसको बैक ईएमएफ के नाम से देते हैं, और आर्मेचर में क्या करंट जा रहा है, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डेफिनेटली पावर मिल जाएगा हमें, है ना। किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू ये आर है और ये आई इसके थ्रू पास हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज अगर वी लग रहा है, तो इसके थ्रू पावर कैसे निकालते हैं, पी इक्वल टू वी आई निकालते हैं, नहीं वैसे ही यहाँ पे पावर डेवलप कर रहे हैं हम लोग, तो ये पावर डेवलप्ड हमारा निकल जाएगा। उसके बाद पावर डेवलप निकल गया, यही क्या होगा, और दूसरा एक फार्मूला क्या है, जो कि टॉर्क इनटू ओमेगा, है ना। पावर डेवलप का यही फार्मूला था, टॉर्क इनटू ओमेगा। अब टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू होगा क्या, हाँ टॉर्क इक्वल टू नहीं, सॉरी, टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क को टॉर्क रहने देते हैं, ओमेगा को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2πn, जो इसका स्पीड है उसको हम लोग इस तरह की से लिख सकते हैं, 2πn/60, और ई बी इक्वल टू हो जाता है हमारा Pn/Z/60A इंटू आई ए का आई ए, और यहाँ से टी का टी, है ना, टी का टी। अब यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन पार्ट करें, तो यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा, यहाँ से एन एन कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली 60 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से सिंपली P इक्वल टू जो दिखेगा, या फिर T इक्वल टू जो दिखेगा, ये T है ना, कौन सा T, तो ये T की बात कर रहे हैं, ये T इक्वल टू क्या दिखेगा, T इक्वल टू हमारा दिख रहा है क्या, कि आई ए के प्रोपोर्शनल है इनटू समथिंग है ना, तो ये क्या है, आई ए के प्रोपोर्शनल है, और एक फाई भी बच रहा है, और ये प्रोपोर्शनल इसलिए साइन लगा दें, है ना। या फिर इसको अगर हम लोग और अच्छे से देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हो, T इक्वल टू क्या लिख सकते हो, P इधर से Z/2πA, यहाँ से पाई इधर चला जाएगा, 2πA बचेगा, और इन टू यहाँ से क्या क्या बचेगा, फाई एंड आई ए। मतलब साफ क्या पता चल रहा है कि जो टॉर्क डेवलप है वो किसके किसके प्रोपोर्शनल है, फाई के और आई ए के, आर्मेचर करंट के, और जो फ्लक्स डेवलप कर रहा है ये फील्ड रेजिस्टेंस उसके, है ना, ये फील्ड रेजिस्टेंस जो फ्लक्स डेवलप कर रहा है उसके और आई ए आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है ये तो हो गया, ठीक है। अब T इक्वल टू ये हो गया। नाउ अगर हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट करें, ठीक है, और फाई इक्वल टू भी क्या होता है, फाई क्या होगा, फाई भी प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के ही। अब आई यहाँ पे एकमात्र आई है जो कि आई ए है ना, ये आई यहीं से जो सप्लाई, यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है वही है आई, और यही बाद में आई ए बन जा रहा है, समझ रहे हैं या नहीं, यही आई ए बन जा रहा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आई ए है और ये आई है, तो यही वाला करंट जा कर के आई ए बन जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो फाई भी जो यही आई जो है, यही आई इसमें आ रहा है, ये फील्ड रेजिस्टेंस में, तो फाई भी प्रोपोर्शनल क्या होगा, आई के, है ना, आई ए के। तो नाउ अगर हम लोग ऐसे देखें तो फ्रॉम ये इक्वेशन 1 ले लें और इक्वेशन 2 ले लें, तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़े हमें, तो एट अनसैचुरेटेड स्टेट, मतलब कि फील्ड जो होगा, आरएफ की बात कर रहे हैं, फील्ड रेजिस्टेंस होगा ये वाला, ये फील्ड रेजिस्टेंस होगा, वो एक सर्टेन टाइम तक अनसैचुरेटेड रहेगा, मतलब सैचुरेट नहीं होगा, मतलब जितना ज़्यादा उसके थ्रू करंट देंगे वो उतना ज़्यादा फ्लक्स डेवलप करता जाएगा। किसी भी चीज़ का सैचुरेशन लेवल होता है, तो सैचुरेशन हो जाने के बाद फ्लक्स डेवलप करना बंद कर देगा। तो हम लोग ये अनसैचुरेटेड स्टेट की बात कर रहे हैं पहले। तो अनसैचुरेटेड स्टेट में क्या होगा, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, देयरफॉर टी इज इक्वल टी प्रोपोर्शनल टू फाई, अगेन आई ए हो जाएगा, और यहाँ से एक आई ए था ही, मतलब टी इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। ये कब होगा, एट अनसैचुरेटेड स्टेट, है ना, अनसैचुरेटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, ये होगा तब। और उसके बाद जब सैचुरेशन होगा, है ना, जब सैचुरेशन होगा
तब क्या होगा कि फाई इंडिपेंडेंट होगा, फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। जब सैचुरेशन हो जाए मतलब बहुत ज़्यादा देर तक उसमें करंट बढ़ जाता रहे तो वो सैचुरेशन के लेवल तक पहुंच जाएगा। उस केस में टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू आई ए, और ये कांस्टेंट है, देयरफॉर टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए ही रहेगा। तो दो इक्वेशन आ रहा है, एक बार में जो सैचुरेशन का केस होगा वो करंट के बराबर, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, है ना टॉर्क, और जब अनसैचुरेटेड स्टेट में टॉर्क का इक्वेशन होगा जो प्रोपोर्शनल होगा आई के स्क्वायर का, और सैचुरेशन में या फिर सैचुरेटेड स्टेट में टॉर्क जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई ए के, करंट के। मैं इसका पीडीएफ बना चुका हूँ, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप इसमें कमेंट करें या फिर हमारे नंबर पे, टेलीग्राम के नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं 8409534958 पे। ये टेलीग्राम का नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके बताओगे तो मैं आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब ना ये टॉर्क का तो कंट्रोल हम लोग देख लिए, अब टॉर्क का कंट्रोल होगा तो स्पीड का भी कंट्रोल हो जाएगा। नाउ टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एन 1/n², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये अनसैचुरेटेड के केस में। कब होता है, अनसैचुरेटेड के केस में। अब हम लोग देखें कि टॉर्क कैसे डिपेंड कर रहा है करंट पे, और करंट कैसे डिपेंड कर रहा है टॉर्क के बाद, टॉर्क कैसे डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, एन क्या है स्पीड, और टी प्रोपोर्शनल होता है 1/n के, है ना। ये कब, सैचुरेटेड स्टेट में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। ये ग्राफ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर, इसमें बहुत सारे ग्राफ बने हुए हैं, एक जो कि सभी किसके वर्सेस में है, तो आर्मेचर करंट के वर्सेस में, मतलब वर्सेस आई ए, है ना। टॉर्क, फ्लक्स, स्पीड, अब कलर अलग देख सकते हैं, ब्लू कलर वाला फ्लक्स है, मतलब ये फ्लक्स वर्सेस आई ए है, मतलब आई ए जितना बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड मोड, है ना, सैचुरेटेड मोड, या इससे मतलब सैचुरेशन स्टेट में चला गया है वो फ्लक्स, अब नहीं बढ़ सकता है फर्दर। नो दूसरा, अगर ये टॉर्क वाला, ये टॉर्क का ग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है टॉर्क का, ये वाला क्या है, टॉर्क का है, ये टॉर्क का है। तो ये टॉर्क में क्या हो रहा है कि आई के साथ साथ बढ़ रहा है, किस में, आई स्क्वायर में, है ना। देखो कर्व बहुत ज़्यादा ही ऐसे शार्प है शुरू में, ठीक है, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जब सैचुरेशन नहीं हुआ है टिल देन, मतलब अनसैचुरेटेड है कोर, उसके बाद लेकिन देखो ये y=x का ग्राफ ऐसा सीधा हो गया है। तो ये है हमारा टॉर्क का ग्राफ, और स्पीड का ग्राफ ये वाला है, स्पीड का ग्राफ। मतलब क्या है कि करंट बहुत जब मिनिमम होगा तो यहाँ पे मतलब अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होगा तो इन्फिनिटी स्पीड होगा, और उसके बाद जैसे करंट बढ़ता जाएगा तो स्पीड क्या होगा, हमारा कंट्रोल्ड हो जाएगा और कम हो जाएगा। नेक्स्ट डीसी शंट मोटर की कहानी क्या है। डीसी शंट मोटर की कहानी ये है कि इसमें देखते हैं हम लोग डीसी शंट मोटर में क्या है। ये आपके सामने डीसी शंट मोटर बना हुआ है। अब डीसी शंट मोटर का इक्वेशन क्या है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, V=EB+IA/RA। डेफिनेटली V= क्या है, EB जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है प्लस IA/RA, है ना। इसमें एक रेजिस्टेंस भी होगा और IA इसमें जा रहा है, इसी का नाम RA है। यही ड्रॉप और EB दोनों मिल करके ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। अब इसमें नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि IA क्या है, इसको लिख सकते हैं क्या, EB+IA को लिख सकते हैं ये I-IF लिख सकते हैं क्या, I-IF, यहाँ से I-IF लिख सकते हैं, यानी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे I-IF लिख दो अगर, इंटू RA ले लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो सपोज करो, ठीक है, और अब कुछ भी मत करो, ठीक। नाउ अगर एनालिसिस करना चाहें तो हम लोग सबसे पहले क्या होगा कि IF अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, IF अगर बढ़ता है इस केस में, IF यहाँ पे बढ़ेगा, अगर सपोज कर लो
IF अगर बढ़ता है तो फाई बढ़ेगा इसके प्रोपोर्शनल, है ना। क्या होगा, फाई बढ़ेगा मतलब फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा। और IF इक्वल टू क्या होगा, V/RF, ये वाला फील्ड रेजिस्टेंस अगर RF मान ले तो ठीक है। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, लेकिन अब मेजर कैलकुलेशन क्या देखना है वो देखते हैं। इसको हम लोग मिटा लेते हैं और यहीं पे देखते हैं क्या कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर सपोज कर लो कि जब हम लोगों का यहाँ पे स्पीड कंट्रोल बेसिकली देखना है, ठीक है। मतलब स्पीड कंट्रोल कैसा, जब स्पीड कम होने लगे तो हमारे स्पीड को बढ़ाने का हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सपोज कर लो कि स्पीड हो गया कम, या फिर ओवरलोडिंग को मेंटेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ओवरलोडिंग करने का मतलब ही क्या है कि ओवरलोडिंग मतलब है कि ज़्यादा अगर ट्रेन में लोग बैठ जाएंगे, ज़्यादा माल अगर उसमें लाद दिया जाए तो स्पीड कम हो जाएगी, है ना। रोटर की स्पीड कम हो जाएगी। सबसे पहला इसलिए कंडीशन ले लिए हम कि मान लेते हैं स्पीड हो गई कम। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि EB इक्वल टू P/N/Z/60। ये क्या होगा, इसका मतलब ये है कि n कम हो जाने का मतलब है कि EB कम हो जाना। अब अगर EB कम हो जाता है, दैट इज EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो गया, हुआ या नहीं। n कम होने का मतलब EB हो गया। अब ये EB अगर कम होता है तो देखिए, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो EB अगर कम हो जाए हमारे पास, ठीक है, ये कम हो जाए तो क्या होना होगा, इसको बराबर रहने के लिए ये IA प्लस RA क्वांटिटी को बढ़ना पड़ेगा। अब IA प्लस RA क्वांटिटी बढ़ेगा कैसे, IA प्लस RA क्वांटिटी बढ़ सकता है तभी जब हमारे पास IA बढ़ेगा। RA तो बढ़ नहीं सकता है क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, एक टाइम के बाद जाने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये RA बढ़ेगा नहीं, तो सिर्फ IA बढ़ेगा। अब अगर IA बढ़ता है तब क्या होगा हमारे पास, टॉर्क की इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो P/Z, है ना, या फिर सिंपली टॉर्क की इक्वेशन क्या होनी है कि EB इंटू IA, है ना। लोड यहाँ से भी देख सकते हो एनालिसिस कर रहे हो, लोड अगर बढ़ रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, स्पीड प्रोपोर्शनल है EB के, तो EB कम हो रहा है। अब टॉर्क को मेंटेन करने के लिए I को बढ़ना पड़ेगा इस इक्वेशन के हिसाब से, तो IA यहाँ से बढ़ जाएगा खुद ब खुद। और टॉर्क फिर वापस जा कर के अगर IA यहाँ से भी बढ़ रहा है तो टॉर्क यहाँ से बढ़ जाएगा। IA बढ़ने के बाद फिर से टॉर्क क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं कि हम लोग स्पीड मेंटेन कर लेना होता है। इसमें खुद ब खुद शंट मोटर क्या करता है, स्पीड को मेंटेन कर लेता है। जैसे कि सेल्फ रेगुलेटिंग भी बोलते हैं इसको। जैसे इस डायग्राम पे देख लो, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि शंट मोटर क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट मोटर। सबसे पहले मान लो स्पीड कांस्टेंट स्पीड में चल रही थी ट्रेन, अचानक से यहाँ चलते चलते मान लो ये, है ना, ये स्पीड यहाँ से यहाँ तक चलते चलते कांस्टेंट स्पीड में अचानक से लोड बढ़ गया, मतलब मोटर का स्पीड हो गया कम, ये गिरा 2.5 से। गिरने के बाद जैसे ही स्पीड कम हुआ मतलब EB कम हुआ। अब EB कम होने के बाद का क्या प्रोसेस होता है, IA बढ़ जाता है। अब जैसे ही IA बढ़ता है तो टॉर्क वापस बढ़ जाता है। अब टॉर्क जैसे बढ़ा तो फिर से वापस स्पीड बढ़ने लगेगा, गेन करने लगेगा और एक सर्टेन टाइम में जा कर के फिर से ये, अब देखो यहाँ से कुछ कम होकर स्पीड ये मेंटेन हो जाएगा फिर से जा कर के। तो ये सेल्फ स्टेबलाइजेशन कहते हैं इसको, ये सेल्फ रेगुलेटिंग बोलते हैं। मोटर खुद ब खुद अपने स्पीड को वापस से स्टेबलाइज कर लेता है। तो ये रह गया DC मोटर का बात। अब डिफरेंट ट्रैक्शन मोटर्स क्या क्या हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। शंट मोटर तो हम लोग देख लिए, सीरीज मोटर भी देख लिए, DC मोटर और AC मोटर में की बात कर रहे हैं। DC मोटर में शंट मोटर देख लिए, सीरीज मोटर देख लिए। AC मोटर में होता है AC मोटर्स विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये एक्चुअली होता है, समझ लो, इंडक्शन मोटर, है ना, वो बताऊंगा कि क्या है। ये हो गया इंडक्शन मोटर। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है जो LIM, है ना, लीनियर इंडक्शन मोटर ये। और तीसरा क्या है, AC परमानेंट मैग्नेट मोटर, मतलब PMSM, मतलब परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। यहाँ पे हम लोग सिंक्रोनस मोटर देखते हैं
और सिंक्रोनस मोटर में भी परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट के साथ एक्साइटेशन करते हैं, वो है वैसा वाला मोटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे एक एक करके। तो डीसी मोटर और डीसी में मोटर में तो हम लोग देख चुके हैं शंट मोटर और सीरीज मोटर, है ना, शंट और सीरीज तो देख चुके हैं। अब देखते हैं एसी मोटर विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो इसमें क्या है कि एसी मोटर विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एसी मोटर, मतलब कि मैंने बताया आपको कि इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं। स्पीड कंट्रोल इसका और टॉर्क कंट्रोल पॉसिबल होता है। वो कैसे होता है वो देख लो। जैसे टॉर्क और स्पीड कंट्रोल कैसे होता है, इंडक्शन मोटर में हम लोग जानते हैं कि एन एस इक्वल टू क्या होता है, ये जो सिंक्रोनस स्पीड होती है फ्लक्स की वो 120 F/p। और जो रोटर की स्पीड होती है, जो रोटर की स्पीड होती है वो क्या होती है, वो होती है NR इक्वल टू 1-S/NS। और एस क्या है, स्लिप है। देखो यहाँ पर भी रोटर का स्पीड चेंज हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, मतलब रोटर का स्पीड हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, किसको कंट्रोल करके, एफ को कंट्रोल करके, है ना, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके। इसीलिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पे एन एस जैसा जैसा कंट्रोल होगा, और एस इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। तो यहाँ पे एन एस किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ पे, और एफ और एन आर किस पे डिपेंड कर रहा है, एन एस पे। तो एफ को कंट्रोल करके हम लोग एन आर को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर रोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा काम हो गया, जो कि काम था हम लोग को स्पीड कंट्रोल का। तो स्पीड कंट्रोल का हम लोगों को मिल गया फ़ायदा। ठीक है, वो हम लोग अचीव कर चुके हैं। अब टॉर्क कंट्रोल कैसे करते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है इस केस में T इक्वल टू K∅I2 इंटू cos∅2। और T इक्वल टू यहाँ पे प्रोपोर्शनल किसके दिख रहा है, I2 के, I2 के प्रोपोर्शनल दिख रहा है। अब I2 E2 के प्रोपोर्शनल होता है, रोटर करंट या रोटर वोल्टेज जिसको बोलते हैं। ये I2 क्या है, रोटर करंट, और ये E2 क्या है, रोटर वोल्टेज। ये हम बात कर रहे हैं किसमें, इंडक्शन मशीन की बात कर रहे हैं, है ना। ये अगर स्टेटर है और ये रोटर है तो ठीक है। देयरफॉर E2 इज इक्वल टू ऑल्सो फाई के भी होता है, क्यों, एंड फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ पे E2, यहाँ पे देख सकते हो कि फाई के भी प्रोपोर्शनल है। कैसे कैसे समझ आ रहा है कि नहीं, फाई के प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। अरे ई के फार्मूले में आ रहा था कि नहीं, फाई PN फाई, तो समझ लो फाई के प्रोपोर्शनल है बस। फाई के प्रोपोर्शनल हो गया, और फाई किसके प्रोपोर्शनल होगा, V के, डेफिनेटली फाई प्रोपोर्शनल किसके होगा, V के, क्योंकि फाई प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और करंट प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली। सो टॉर्क कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग वोल्टेज। इसलिए वोल्टेज को कंट्रोल करने से फाई कंट्रोल होगा, और फाई को कंट्रोल होने से यहाँ पे फाई दिख रही है, डायरेक्टली टॉर्क भी कंट्रोल हो जाएगी। या फिर फाई कंट्रोल होगा तो E2 कंट्रोल होगा, और E2 कंट्रोल होगा तो I कंट्रोल होगा, और I2 कंट्रोल होगा, और I2 कंट्रोल होगा तो टॉर्क कंट्रोल होगा। तो ये इस तरह का कंट्रोलिंग मेथड काम करता है। आप लोग यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसीलिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि फ्रेश रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। इसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर में हमारे पास 3 फेज AC सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं, जो कि परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसमें एक्साइटेशन के लिए जो देना पड़ता है हम लोग को एक्साइटेशन करंट, वो परमानेंट मैग्नेट से अचीव करता है। यहाँ पे भी सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास, यही है ना, 120 F/p। मतलब स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग किससे, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके, या फिर पोल को कंट्रोल करके। पोल अगर एक बार मशीन बना दिए हम लोग, डिजाइन कर दिए, स्लॉट्स डाल दिए, तो पोल को नहीं कंट्रोल करेंगे, लेकिन एफ को ज़रूर कंट्रोल करेंगे। और टॉर्क कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं, ये एफ से FR से FS से FR से, और साइन ऑफ डेल्टा से। ये है स्टेटर का फील्ड, है ना, स्टेटर फील्ड, ये है रोटर फील्ड, और ये है क्या, एंगल बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड,
ये है लैम्डा, तो साइन लैम्डा। तो ये इस तरह से कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं टॉर्क और स्पीड इसका भी। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर का है वो लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर इंडक्शन मोटर में क्या होने वाला है, इसको कहते हैं, जैसे इसको बनाते कैसे हैं हम लोग, यहाँ सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है इसका कि जो ट्रेडिशनल इसको इस वाले में देखो, जो ट्रेडिशनल इंडक्शन मशीन था, इंडक्शन मोटर था, उसको क्या करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं। देखो यहाँ से कट कर दिए है ना, कट, और इसके बाद अनरोल करते हैं इसको, मतलब इधर भी खोल दो और इधर भी खोल दो। इधर इधर खोलने के बाद क्या बचेगा, ये इस तरह का बचेगा, मतलब ये बाहर से ऐसा खुल गया ये, और यहाँ पे ये है ना, इसको वापस मोड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये ऐसे खुल गया और ये ऐसे, मतलब इसको कट करो और इस तरह से खोल दो, तो ये दिखेगा कैसा, फाइनली इस तरह का दिखेगा, ऐसा है ना। इसमें क्या कहते हैं हम लोग, ये प्राइमरी हो जाता है और ये सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी और ये सेकेंडरी। ठीक है, कौन सा प्राइमरी हुआ और कौन सा सेकेंडरी हुआ, तो स्टेटर हो जाता है हमारा प्राइमरी, प्राइमरी है ना, बाहर वाला जो बाहर खुल रहा है जिसमें स्लॉट्स हैं, और सेकेंडरी हो जाता है क्या, रोटर हमारा सेकेंडरी। ठीक है, जो रोटर इसके ऊपर है वो। तो ये बेसिकली बस लीनियर इंडक्शन मोटर में जैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप होता है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। इंडक्शन मशीन में, इंडक्शन मोटर में क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मोशन। बट यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे कि क्या है कि इसके ऊपर ये ट्रांसलेट करेगा, मतलब इसके ऊपर ये मूव करेगा है ना, एक दूसरे के ऊपर। चलिए देखते हैं क्या है, ये तो बता दिया मैंने आपको। वर्किंग ऑफ LIM क्या है, जैसे ये है मान लो प्राइमरी, ठीक है, जिसको हम बोले कि स्टेटर को प्राइमरी बोलते हैं और रोटर को सेकेंडरी बोलते हैं। ये क्या हो गया, मान लो ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, तो इसका कैसे होता है वर्किंग वो देख रहे हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी में मान लो स्लॉट्स कट कर दिए। अब स्लॉट्स में ये रेड रेड कलर का दिख रहा है आपको, वाइंडिंग किया हुआ है ना, इसको 3 फेज वाइंडिंग कर देते हैं। 3 फेज वाइंडिंग करने के बाद होता क्या है कि इस प्राइमरी और ये सेकेंडरी के बीच में जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है, ये एयर गैप जो दिख रहा है आपको, ये एयर गैप है ना, इस जो एयर गैप है वहाँ पे क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है। अब चूंकि ये कि गोल से बंद नहीं किया हुआ है, ये इस तरह का नहीं है इंडक्शन मोटर जो ट्रेडिशनल इंडक्शन मोटर होता है वैसा, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे वेव ट्रैवल करेगा, फ्लक्स ट्रैवल करेगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करेगा यहाँ पे एयर गैप में, है ना। एयर गैप में ऐसे ट्रैवल करेगा किसी एक डायरेक्शन, मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में मान लो ट्रैवल कर रहा होगा। अब कैसे वर्किंग करता है, बस उसके बाद क्या होता है, किसी एक को फिक्स कर देते हैं, इसको इसको मान लो फिक्स कर दिए, तो इसको जैसे फिक्स करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कंडक्टर्स में करंट, इस कंडक्टर्स को मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा, तो इसमें करंट डेवलप होगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड रहेगा ये सब कंडक्टर। अब करंट डेवलप होगा तो इन करंट, एक करंट हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो दोनों से मिल करके एक फोर्स डेवलप होगा, है ना, जैसे, और उसके बाद किसी एक को फिक्स कर देंगे तो कोई एक क्या होगा, मूव करेगा हमारे पास। ठीक है, यही इसका मेन वर्किंग है। LIM 3 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है बेसिकली। पहला होता है हमारे पास ये सिंगल साइडेड LIM और दूसरा होता है डबल साइडेड LIM। सिंगल साइडेड का 2 पार्ट है, प्राइमरी मूविंग एंड फिक्स्ड सेकेंडरी। मतलब यहाँ पे जो ये अगर स्टेटर का पार्ट है और ये रोटर का पार्ट है और ये स्टेटर का, तो इसको प्राइमरी कहते हैं और इसको सेकेंडरी कहते हैं, है ना। तो इस केस में क्या है, प्राइमरी मूविंग है ना, प्राइमरी मूविंग ये मूव करेगा और सेकेंडरी फिक्स्ड होगा। दूसरा क्या है, सेकेंडरी मूविंग ये मूव करेगा और ये वाला फिक्स्ड होगा, प्राइमरी फिक्स। और डबल साइडेड इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि ऐसा होता है ना, ये इस तरह का दोनों तरफ से होता है प्राइमरी, और बीच में क्या होता है, सेकेंडरी, है ना। देखते हैं क्या, इस तरह से, और इसमें ये प्राइमरी मूव करते हैं और सेकेंडरी फिक्स्ड होता है।
आइए देखते हैं क्या है। सब ये सब रिसेंट इन्वेंशन है, रिसेंट प्लानिंग चल रही है, कई जगह यूज़ होते हैं जैसे डेवलप कंट्रीज़ में। हमारे यहाँ पे अभी तक इसका यूज़ नहीं हो रहा है, बट जापान वगैरह मैगलेव यूज़ करता है ना, जापान। तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंस है। खैर पढ़ना इंपॉर्टेंस इसलिए कि ये सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम लोग फटाफट देखते चलते हैं। तो प्राइमरी मूविंग पहला वाला जो है, प्राइमरी मूविंग एंड सेकेंडरी फिक्स्ड में क्या होता है वो देखो। प्राइमरी मूविंग सेकेंडरी फिक्स्ड में क्या है कि सबसे पहले तो ये वाला प्राइमरी जो स्टेटर स्लॉट है ये मूव करेगा, ये तो समझ आ रहा है ना, ये वाला मूव करेगा, और ये क्या होगा, फिक्स्ड रखा हुआ रहेगा। इसमें क्या कर रहे हैं, स्लॉट्स बनाए हुए हैं, स्लॉट्स में टर्न्स डाला हुआ है, कंडक्टर डाला हुआ है, ठीक है, और वो कंडक्टर्स को शॉर्ट्स किए हुए हैं, ठीक है। अब ना इसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, इसमें सप्लाई दे रहे हैं 3 फेज। अब सप्लाई देने के बाद प्राइमरी को मूव करने के लिए छोड़ दे रहा है और सेकेंडरी को फिक्स कर दे रहा है। तो अभी जैसा बताया मैंने कि ये एक जो सप्लाई देंगे उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग होगा, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, उसको रोटेशनल नहीं करेगा, और उसकी वजह से दूसरे कंडक्टर में वो कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और वहाँ पे उस कंडक्टर में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वहाँ पे करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट होने के बाद वो करंट और पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड मिल करके फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, और कोई एक मूव करने लगेगा जो कि फिक्स नहीं होगा। वो मूविंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी, फिक्स्ड प्राइमरी LIM क्या होगा, इसमें सेकेंडरी मूव करता है। जैसे मान लो कि ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, सिमिलर कंस्ट्रक्शन होगा, सब कुछ वैसा ही होगा। प्राइमरी में हम लोग स्लॉट्स ये कंडक्टर डाल दिए, ठीक है, और सेकेंडरी में एल्युमिनियम कंडक्टर एक लगा हुआ है, मतलब एल्युमिनियम कंडक्टर यहाँ पे लगा के रखे हैं सेकेंडरी में एज इट इज़। अब क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी को मूव करने के लिए छोड़ दिए, प्राइमरी को फिक्स कर दिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ देखो पीछे वाले में, इसमें एक चीज़ बताना भूल गए कि जो सेकेंडरी है, हाँ सॉरी, प्राइमरी जो है, प्राइमरी मूव करेगा अगर इस डायरेक्शन में, सपोज करो प्राइमरी मूव करता है अगर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो उल्टा होगा। मान लो मूवमेंट ऑफ फ्लक्स V5 लिखते हैं अगर, तो ये इधर होगा, तो सेकेंडरी मूव करेगा इधर। ये एक इम्पॉर्टेंट इसका डेटा है, ठीक है, सॉरी प्राइमरी मूव करेगा इधर। नेक्स्ट क्या था, सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या कर रहा है कि सेकेंडरी को मूव करा रहे हैं, प्राइमरी फिक्स कर दे रहे हैं। प्राइमरी में स्लॉट्स में डाले हुए हैं कंडक्टर, इसमें 3 फेज सप्लाई दिए हैं या 3 फेज वाइंडिंग में सप्लाई दे दिए हैं। इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स निकला ये, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ये, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी VS है, और यहाँ पे सेकेंडरी में एक एल्युमिनियम ऐसा स्ट्रिप डाला हुआ है, कंडक्टर डाला हुआ है, जो कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस एल्युमिनियम में, और ये फोर्स डेवलप हो रहा है। और प्राइमरी को चूँकि फिक्स रख दिए हैं इसको, है ना, इसको चूंकि फिक्स्ड कर दिए हैं, देयरफॉर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वाला मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है हमारा। तो ये इस तरह का है। और स्लिप इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, स्लिप इक्वल टू जो फ्लक्स का स्पीड है VS माइनस VR जो सेकेंडरी का है बाई VS, ये स्लिप का फार्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक डबल साइडेड इंडक्शन मोटर क्या होता है, लीनियर इंडक्शन मोटर। ये डायग्राम दिख रहा है जो, वो डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर का ही डायग्राम है। इसमें क्या है कि देखो, जो प्राइमरी था जिसमें कंडक्टर लपेट रहे हैं, 3 फेज कंडक्टर है ना, 3 फेज वाइंडिंग लपेट रहे हैं, वो दोनों साइड में है, इधर भी है और इधर भी है। और जो सेकेंडरी है जिसमें स्ट्रिप लगाया हुआ है एल्युमिनियम का, जिसमें करंट प्रोड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा, और जिसकी हेल्प से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और कोई एक को फिक्स कर देने के बाद कोई दूसरा मूव करेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमरी मूविंग होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल साइडेड में, मूविंग प्राइमरी एंड फिक्स सेकेंडरी। तो सेकेंडरी बीच में है, सेकेंडरी को फिक्स कर दिए हम लोग, ये पटरी है समझ लो, है ना, और ये व्हीकल हो सकता है। अब ये पटरी है बीच वाला, और इसमें व्हीकल लगा हो सकता है इन दोनों में, ऐसा है ना, ठीक है, समझ रहे हो। और ये क्या होगा, इस पे इस तरह से मूव करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये बीच वाला क्या है, ये सेकेंडरी है, और ये दोनों प्राइमरी है, ठीक है। ये इस तरह से मूव करता है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ LIM, लीनियर इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो एप्लीकेशन
ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स में है, आपने बहुत सारे शहरों में या फिर बहुत सारे मॉल्स में ये चीज़ देखी होगी कि अपने आप स्लाइड करके खुल जाती है डोर्स। तो लीनियर इंडक्शन मोटर में यही है एप्लीकेशन, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स का। या फिर आप लोग उसमें देखेंगे लिफ्ट में, है ना, लिफ्ट में जो होती है अपने आप खुल जाता है दरवाज़ा, तो वो ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर। प्रोपल्सन ऑफ ट्रेन तो बता ही दिया, मतलब मेट्रोज या फिर मैगलेव, ये सब में इसका यूज़ होता है। मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट जो कि आप समझ सकते हैं कि ऐसे किसी हाइट में, या फिर ये बेल्ट है अगर, मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट में इसका यूज होता है कि कुछ सामान इसमें से कैरी करने के लिए बेल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, वो है ना, उसमें यूज़ होता है। पंपिंग ऑफ लिक्विड मेटल और मटेरियल हैंडलिंग इन क्रेन्स, क्रेन्स में यूज़ होता है लिक्विड मेटल को पंप करने में, खींचने में, वहाँ पे भी लीनियर इंडक्शन मोटर का ही यूज़ होता है। आगे देखो ये क्या है, अब देखना है लास्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है, वो क्या है। मतलब ब्रेकिंग का मतलब ये दिख रहा है कि डायग्राम में क्या, कि एक बंदा जूते से अपना ब्रेक लगा रहा है। ये ऑब्वियसली कार का ब्रेक है, लेकिन हम लोग ट्रेन की ब्रेकिंग को देखते हैं, वो क्या कैसे ब्रेक करते हैं। ऐसे ऑब्वियसली ब्रेक नहीं लगाते हैं, उसमें ब्रेकिंग कैसे लगाते हैं वो देखना है हम लोग को। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग होता है, 3 टाइप का ब्रेकिंग होता है उसमें, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, प्लगिंग ब्रेकिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का 3 टाइप होता है, कि पहला कौन सा, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, प्लगिंग, और थर्ड वन डायनेमिक ब्रेकिंग। देखते हैं कि करके क्या होता है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है कि इस टाइप के ब्रेकिंग में, है ना, यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि जो मोटर होता है जब ब्रेक लगाते हैं तो वो जनरेटर की तरह काम करने लगता है, पहला चीज़ है ना। या फिर जनरेटर की तरह काम करने लगेगा अगर, तो पहले मोटर जब था तो ये पावर सप्लाई ले रहा था, करंट ले रहा था, लेकिन अब जब भी जनरेटर की तरह काम करेगा तो पावर सप्लाई देने लगेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक तो मेरा ब्रेकिंग भी अचीव हो जा रहा है और हम लोग को वापस सप्लाई भी ले रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। उसके बाद क्या होता है, जनरेटर, मान लो मोटर था, ठीक है, मोटर एक किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा था, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मोटर घूम रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में घूम रहा है और करंट का डायरेक्शन ऐसा है। अब ये सप्लाई ले रहा है मोटर, अब जैसे ही सप्लाई का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा तो करंट, सॉरी, मोटर भी इस तरह के घूमना चाहेगा। मतलब पहले अगर टॉर्क का डायरेक्शन ये था तो अब टॉर्क का डायरेक्शन ये होगा। लेकिन चूंकि कि मोटर घूम रहा है पहले से ही, तो ये ऐसा अचानक नहीं है कि जैसे करंट रिवर्स कर देंगे और ये तुरंत पलट के घूमने लगेगा इधर, नहीं, लेकिन इधर टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो अपने इनर्शिया के कारण मोटर घूमता ही रहेगा एक डायरेक्शन में, इधर ऐसा घूमता ही रहेगा, लेकिन एक टॉर्क जो इधर लगता है वो इसको स्लो डाउन करता जाएगा, स्लो डाउन करता जाएगा, और किसी पॉइंट पर जा करके एक सर्टेन टाइम पे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक जाते जाते ये मोटर रुक जाएगा और फिर इधर घूमने लगेगा। अब इधर जैसे ही घूमने लगेगा उससे पहले ही हम लोग ब्रेकिंग का एप्लीकेशन को बंद कर देंगे, है ना। ये होती है रिजेनरेटिव ब्रेकिंग। अब जैसे ही देखो ब्रेक लगाएं तो पहले डायरेक्शन ये था करंट का, लेकिन अब ये सप्लाई करने लगा, एज अ जनरेटर एक्ट करने लगा। अब सप्लाई करने लगा तो इसको हम लोग यहीं पे यूज़ करते हैं कि कहीं बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, या फिर वापस सब स्टेशन में ले जा करके कहीं स्टोर कर देते हैं। वही डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है तुम्हें, ये देखो ध्यान से। ये इस तरह का पेंटोग्राफ से, ओवरहेड लाइन से, ये ओवरहेड लाइन से पेंटोग्राफ से ऐसा कलेक्ट किए, पेंटोग्राफ से इस तरह से कलेक्ट किए करंट को, है ना। करंट डायरेक्शन अभी क्या है, करंट का डायरेक्शन इधर है, दिख रहा है ये, करंट का डायरेक्शन इस केस में इधर है। लेकिन जैसे ही ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग अगर अप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये करंट का डायरेक्शन इस तरह हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोटर सब जितना पहले इधर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, पहले जनरेटर की तरह काम कर रहा था, मतलब इधर से सप्लाई ले करके घूम रहा था, वो बाद में एज अ जनरेट मोटर की तरह यहाँ काम कर रहा था, सॉरी, बाद में यहाँ पे जनरेटर की तरह काम करने लगेगा और ये सप्लाई वापस करंट देने लगेगा, और ये वापस हम लोगों को
उसी लाइन से ले जा कर के हम लोग स्टोर कर सकते हैं कहीं पे बैटरी में या फिर कहीं पे भी। इसका जो एप्लीकेशन है वो यूज़ होता है अर्बन सबर्बन एरियाज़ में, जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रेकिंग की ज़रूरत होता है। मतलब 1-1.5 किलोमीटर में रुकना है जाके ट्रेन, तो बार बार एनर्जी इतना स्टोर कर लेते हैं हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग से कि वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मतलब हर बार वेस्ट नहीं करना होता है, ज़्यादा वेस्टेज पावर नहीं चाहिए हम लोग को, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्लगिंग। प्लगिंग इज़ वेरी सिंपल। प्लगिंग में सिंपली क्या करते हैं कि जब भी ब्रेक लगाना होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, तो उसका जो सप्लाई का टर्मिनल है, ये सप्लाई का टर्मिनल दिख रहा है आपको, है ना, ये सप्लाई के टर्मिनल को एक्सचेंज करते हैं, मतलब रिवर्स कर देते हैं। ये नॉर्मल मोटरिंग का वर्क कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही सप्लाई का टर्मिनल को देखिए, यहाँ पे क्या किए हैं, इसको इधर से जोड़ दिए हैं और इसको इधर से जोड़ दिए हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि पहले टॉर्क का डायरेक्शन अगर ये था, अब टॉर्क का और रोटेशन ये था, है ना, रोटेशन ये था और टॉर्क का डायरेक्शन ये था। तो अब रोटेशन तो यही है, लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो गया ये। तो अब क्या करेगा, ऑब्वियसली इसको स्लो डाउन करेगा, स्लो डाउन करेगा, स्लो डाउन करेगा। रोटेशन इस डायरेक्शन में है लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन ये है, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको स्लो डाउन करना चाहेगा मोटर को। उस तरह से हम लोग प्लगिंग के हेल्प से ब्रेकिंग अचीव करते हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सो दैट कि ईजिली हम लोग करंट जो निकल रहा होगा, करंट फ्लो होगा, उसको हम लोग कंट्रोल कर सके। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वेस्टेज ऑफ पावर हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे वेस्टेज ऑफ पावर है वाइल अप्लाइंग प्लगिंग ब्रेकिंग, है ना। थर्ड है डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग क्या होता है, इस केस में ये भी एक ब्रेकिंग ऐसा है जहाँ पे हम लोगों का पावर लॉस होता है। यहाँ पे क्या करते हैं कि सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मोटर का सप्लाई को, और वापस उसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। मोटर को सप्लाई को डिस्कनेक्ट किए और उसी मोटर को फिर वापस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए। तो सबसे पहले जो मोटर की तरह काम कर रहा था, अब उसको अगर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिए तो वो जनरेटर की तरह काम करेगा टिल देन, कि उसका मतलब तब तक काम करेगा जब तक कि उसकी जो इनर्सिया के कारण घूम रही थी रोटर, वो सारा एनर्जी लॉस ना हो जाए विद द रेजिस्टेंस। जो उस रेजिस्टेंस में कनेक्ट करेंगे उसमें सिंपली क्या करते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग में, सबसे पहले डिस्कनेक्ट करेंगे सप्लाई से, है ना, उसके बाद कनेक्ट कर देंगे क्या, रेजिस्टेंस से। उसको डिस्कनेक्ट करेंगे सप्लाई से और क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे रेजिस्टेंस से। जैसे यहाँ पे देखिए ये ब्रेकिंग अप्लाइड किया हुआ है, यहाँ पे सप्लाई नहीं दिख रहा है इस मोटर में कहीं पे, लेकिन करंट कनेक्ट क्या कर दिया गया है, एक ब्रेकिंग रेजिस्टेंस है, डायनेमिक ब्रेकिंग रेजिस्टेंस। अब क्या होगा कि मोटर जितना देर घूमने की इसकी क्षमता है, इसकी औकात जितने देर घूमने की उतना देर घूमेगा और इधर से लॉस करता जाएगा हीट के फॉर्म में एनर्जी, और जब पूरा लॉस कर देगा तो ये मोटर रुक जाएगा। ये मोस्ट डिसएडवांटेजियस है क्योंकि इसमें सारा का सारा एनर्जी लॉस ही होता है। क्या करता है ना। तो ये दोनों तरह का है, एक सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का ऐसा है और ये सीरीज मोटर का इस तरह का है। तो ये था आज का पूरा वीडियो, है ना। ये पूरा थर्ड चैप्टर का सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया गया है इसमें। अभी अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो जाते जाते लाइक करना, ठीक है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को। और एग्ज़ाम के लिए अगर पीडीएफ नोट्स इसका है चाहिए या फिर नोट्स इससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, बेहतर यही रहेगा क्योंकि हर एक चीज़ इसमें मैक्सिमम चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नहीं लिखी हुई हैं बट मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं। बट फॉर द एग्ज़ाम पर्पस, अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत एक्सप्लेनेशन लिखना है तो वो दैट यू विल नीड फ्रॉम अ PDF or a notes. So if you want that note, then please comment on the comment section or just message me the number I gave you in the middle of the video. Or thank you for watching. Keep watching, keep motivated and keep doing whatever you are doing well. Thank you for watching.